नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं आज का यह वीडियो जो आधारित है नवपाषाण काल पर। इसका पहला भाग आपने पिछले वीडियो में देखा था। उसी क्रम में आज हम नवपाषाण काल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ पाषाण काल या स्टोन एज प्लेलिस्ट में जाकर के प्रागैतिहासिक काल के आप सभी वीडियोस देख सकते हैं और अपने ज्ञान को मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य अभी तक शेष बचे हुए थे नवपाषाण काल के अंतर्गत। दोस्तों, नवपाषाण काल के अंतर्गत सबसे पहले हम कुछ प्रमुख पुरास्थल रखते हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में स्थित कुछ नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मेहरगढ़ की बात की ही थी और भरपूर तथ्य आपको दिए भी थे। इसके अतिरिक्त किले गुल मोहम्मद, दम्ब सादात और राणा गुंडई, ये तीन अन्य प्रमुख पुरास्थल हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि इनका संबंध किस सांस्कृतिक कालक्रम से है। उत्तर प्रदेश में मध्यगंगा घाटी के प्रमुख नवपाषाणिक पुरास्थलों की बात करें तो नरहन, इमलीडीह, सहगौरा तथा लहुरा देवा, जिसमें हमने लहुरा देवा के विषय में भी बताया था कि धान की प्राचीनतम खेती के साक्ष्य हमें लहुरा देवा से ही मिलते हैं। यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है और यहाँ उत्खनन का कार्य किसने कराया था आपको बताया भी था। यदि नहीं बताया हो या आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हो तो आप जान सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था लहुरा देवा के विषय में। यहाँ इतना जान लीजिए कि यूजीसी नेट में एक प्रश्न पूछा था, लहुरा देवा कहाँ स्थित है, तो गोखुर झील के किनारे स्थित है। कभी कभी किसी पुरास्थल के भौगोलिक स्थिति को भी पूछा जा सकता है। इसी प्रकार याद रखिएगा कि सहगौरा राप्ती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है बिहार। बिहार के कुछ प्रमुख पुरास्थलों को देख लेते हैं। तो बिहार में उत्खनित मध्य गंगा घाटी के 5 नवपाषाणिक पुरास्थल हैं: ताराडीह, सेनुआर, चेचर, कुतुबपुर, मनेर तथा चिरांद। नवपाषाण काल से लेकर के पाल काल तक की संस्कृति के प्रमाण हमें बिहार के ताराडीह से ही मिलते हैं। यहाँ से कुल 7 संस्कृतियां प्रकाश में आई हैं। इसी प्रकार चेचर को भारत में नवपाषाण काल की सबसे बड़ी एक बस्ती के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार देखें अगला कि नवपाषाण काल में बहुसंख्यक टेराकोटा सर्प की प्राप्ति चिरांद नामक पुरास्थल से होती है। इतना ही नहीं, भारत में प्राचीनतम हस्तनिर्मित टेराकोटा चिरांद से ही प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ कृष्ण लोहित पात्र की प्राचीनतम प्राप्ति वाला पुरास्थल चिरांद ही है। कृष्ण लोहित पात्र कहिए चाहे ब्लैक एंड रेड वेयर कहिए, नवपाषाण काल में प्राचीनतम इसका साक्ष्य मिलता है चिरांद से। लेकिन यहाँ यह भी अंतर याद रखिएगा कि ब्लैक एंड रेड वेयर सबसे पहले कहाँ पाया गया। प्राचीनतम चिरांद में पाया गया और सबसे पहले यह प्रकाश में आया था अरिकामेडु से। अरिकामेडु जिसका उत्खनन कार्य कराया था किसने? मॉर्टिमर व्हीलर ने। तो ये आपका कुछ उत्तर भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम दक्षिण भारत के कुछ अन्य पुरास्थलों के विषय में बात करेंगे। पीछे हमने बात की थी अगले लास्ट वाले वीडियो में राख के टीलों की। तो राख के टीले एक प्रकार से गाय के और भैंस के जो गोबर होते थे, गोबर के ही टीले होते थे, उन्हीं को जला करके राख के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राचीनतम नवपाषाणिक पुरास्थल वटकल है, जो कर्नाटक में स्थित है। वटकल का उत्खनन वीडी देवराजा ने कराया था। यहाँ से सुपारी के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत का प्रथम उत्खनित नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रह्मगिरी है, जिसका उत्खनन मॉर्टिमर व्हीलर ने कराया था। दोनों में फर्क देखिए, प्राचीनतम और प्रथम। 1947 में पहला नवपाषाणिक पुरास्थल दक्षिण भारत का उत्खनित कराया गया मॉर्टिमर व्हीलर के सौजन्य से, जबकि वटकल दक्षिण भारत का प्राचीनतम नवपाषाणिक पुरास्थल है। यहाँ की डेटिंग जो जा रही है 2950 ईसा पूर्व के लगभग जा रही है। और हमने आपको बताया भी था कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का प्रारंभ काफी देर से हुआ और देर से होने के साथ साथ
वटकल नामक जो पुरा स्थल है वो दक्षिण भारत का प्राचीनतम नौपाषाणिक पुरा स्थल है, जहां की डेटिंग 2985 ईसा पूर्व जा रही है। कावेरी नदी घाटी में उत्खनित नौपाषाणिक पुरा स्थल की बात करें तो हेमिगे और पय्यमपल्ली। हेमिगे आपके कर्नाटक में स्थित है, जबकि पय्यमपल्ली तमिलनाडु का पुरा स्थल है। और यह प्रश्न यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी 2015 में पूछ भी दिया गया है। प्रसिद्ध नौपाषाणिक पुरा स्थल उतनूर स्थित है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और 2014 जून में अलग हो गया। तो यदि वर्तमान स्थिति की बात करें तो उतनूर तेलंगाना में है, जबकि आप पुरानी किताबों में देखें तो उसका लोकेशन आंध्र प्रदेश बतलाएगा। यदि इस तरह के परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दे और उत्तर में आंध्र प्रदेश तेलंगाना दिया हो तो अक्सर लोग आंध्र प्रदेश पर ही अपना जो आजमाइश करेंगे, तेलंगाना पर ध्यान बहुत कम लोगों का जाएगा। लेकिन अपडेट कर लीजिए कि प्रसिद्ध नौपाषाणिक पुरा स्थल उतनूर तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का ही एक अन्य तथ्य देख लीजिए कि पांडव गुट्टा नामक एक गुहा है जो मध्य पाषाणिक और नवपाषाणिक काल से संबंधित है। यहाँ जिराफ के चित्र मिलते हैं जो वर्तमान समय में एकमात्र अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। ऐसे जिराफ जो अभी वर्तमान समय में अफ्रीका में पाए जाते हैं, किंतु उनके चित्र मध्य और नवपाषाणिक गुफा पांडव गुट्टा में मिलते हैं, तेलंगाना में ही है और बड़ा महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश के नौपाषाणिक पुरा स्थलों की बात करें तो पलवाय, सिंगनपल्ली, वीरापुरम और केसरपल्ली हैं, जिसमें वीरापुरम और केसरपल्ली की चर्चा यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी पेपर में भी 1-2 बार की गई है। मानव समाधियों से युक्त नौपाषाणिक पुरा स्थल की बात करें तो टेक्कल कोटा जहां से 7 और बुर्जहोम जहां से 10 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, ये यूजीसी नेट का भी पूछा गया प्रश्न है कि मानव समाधियों से युक्त नौपाषाणिक पुरा स्थल टेक्कल कोटा से 7 और बुर्जहोम से 10 मानव समाधान मिले हैं। तो इस प्रकार अभी तक यह माना जाता था कि सर्वाधिक शवाधान हमें बुर्जहोम से प्राप्त होते हैं, किंतु कालांतर में के पदैया ने बुधियल का उत्खनन कराया और वहां से सर्वाधिक मानव समाधान की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक मानव समाधान की प्राप्ति वाला नौपाषाणिक पुरा स्थल भारत में बुधियल होगा। और यह भी जान लीजिए कि उत्खनन के दौरान बुधियल से के पदैया को कुल 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। यहां देखेंगे कि 14 के आगे ऑब्लिक 11 भी लगाया है, तो एआरआई की रिपोर्ट में 11 बताया गया है, जबकि के पदैया के आर्टिकल में इसको 14 बताया गया है। तो संख्या 14 भी और 11 भी दोनों आप साथ में याद रखिएगा। परीक्षा में अगर 14 की जगह 11 भी दिया हो तो आप 11 सही मान सकते हैं, किंतु अधिकतम के पदैया के ही अनुसार 14 है, लेकिन एआरआई की रिपोर्ट में इसको 11 दर्शाया गया है। शैल चित्रों से युक्त नौपाषाणिक इडक्कल गुहा, ये काफी फेमस है, केरल की गुहा है, यहाँ से नौपाषाणिक शैल चित्र मिलते हैं। केरल की बात चली है तो एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लीजिए कि भारत में नौपाषाण काल की अब तक की ज्ञात सबसे बड़ी कुल्हाड़ी वहीं से मिली है, केरल से। नौपाषाण काल में पॉलिशदार कुल्हाड़ियां मिलती रही है, संपूर्ण भारत में मिलती रही हैं, केरल से सबसे बड़ी मिली है अभी तक की। और इसमें विविधता भी पाई जाती है, जैसे अगर आप पूर्वोत्तर भारत में जाएं तो आपको स्कंधित कुल्हाड़ियां मिलती हैं। स्कंधित का मतलब जो मानव के कंधे होते हैं उस आकार में कुल्हाड़ियां मिलती हैं। तो ऐसी कुल्हाड़ियां, स्कंधित कुल्हाड़ियों की बात करेंगे तो आपके पूर्वोत्तर भारत में दार्जिलिंग हैंडिंग की चर्चा हमने की थी, टीसी शर्मा द्वारा उत्खनित पुरा स्थल है, वहां पर स्कंधित कुल्हाड़ियां सर्वप्रथम मिली थी। तो सबसे बड़ी अगर कुल्हाड़ी की बात करेगा तो केरल है, और स्कंधित कुल्हाड़ी की बात करेगा तो आप पूर्वोत्तर भारत में आप निगाह दौड़ाइएगा। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे पुरापाषाण काल वाले वीडियोस में आपको रॉबर्ट ब्रूसफुट से हमने परिचय कराया था, क्योंकि भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे। मध्यपाषाण काल में हमने एसी कार्लाइल महोदय का परिचय कराया था, क्योंकि मध्यपाषाण काल को उद्घाटित करने का श्रेय कार्लाइल महोदय को ही है, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र से माइक्रोलिथ प्राप्त किए थे 1867 ईस्वी में। नवपाषाण काल को उद्घाटित करने का श्रेय आपको पिछले वीडियो में बताया था, डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। लेकिन भारतीय नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी अनुसंधान हुए हैं उनमें किन किन पुराविदों और विद्वानों का योगदान है, इसको ध्यान में रखते हुए और परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बनते हुए देखते हुए एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखा गया है, भारतीय नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। इसमें हम सबसे पहले बात करें
डॉक्टर प्राइमरोज की, जिन्होंने भारत से पहला नौपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया था। कहां से? कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक पुरास्थल से 1842 ईस्वी में। यह प्रश्न अभी पीजीटी इतिहास में 2016 वाली परीक्षा में पूछा भी गया था और इसकी चर्चा हमने सॉल्व कराते समय बताया भी था। तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर प्राइमरोज भारत में नौपाषाण काल को उद्घाटित करने का काम किए थे। लेकिन यहां यह भी जानिए कि नौपाषाण काल को उद्घाटित किया डॉक्टर प्राइमरोज ने, तो उन्होंने किस प्रकार के उपकरण प्राप्त किए थे? तो चाकू था और बाणाग्र था, प्रस्तर का चाकू और बाणाग्र इन्होंने प्राप्त किया था। यहां यह भी आपको महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट ब्रूसफूट की जब बात करेंगे तो उन्होंने प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीनतम उपकरण खोजा था, हैंडेक्स। कहां से? पल्लवरम से, 1863 ईस्वी में। प्राचीनतम प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण खोजने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफूट को है, लेकिन पहला प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण खोजने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को है, क्योंकि प्राइमरोज ने रॉबर्ट ब्रूसफूट से पहले ही 1842 में लिंगसुगुर से ये उपकरण खोज डाले थे। हालांकि ये उपकरण नौपाषाण काल के हैं, तो पहला प्रागैतिहासिक काल का उपकरण डॉक्टर प्राइमरोज ने खोजा और प्राचीनतम प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट ने खोजा, जो पुरापाषाण काल का था। अब नौपाषाण काल के उपकरणों की बात करें तो प्रमुख उपकरण आपको बतलाए थे, जिसमें सबसे प्रमुख उपकरण क्या है? पॉलिशदार कुल्हाड़ी। तो प्राइमरोज ने तो कुल्हाड़ी प्राप्त नहीं की, तो भारत में नौपाषाण कालीन पहली कुल्हाड़ी किसने खोजा था? तो ला मासूरिये नामक एक रेलवे के इंजीनियर थे, उन्होंने खोजा था 1860 ईस्वी में टोंस नदी की घाटी में इलाहाबाद के निकट। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में नौपाषाण काल के उपकरणों की खोज की गई थी। किसके द्वारा? सबसे पहले खोजा था ला मासूरिये ने। फिर मासूरिये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत नियुक्त थे। अभी हमने आपको बताया रेलवे इंजीनियर थे, रेलवे अभियंता के रूप में थे। यह प्रश्न यूजीसी नेट में पूछ भी दिया गया है। पूर्वी भारत में नौपाषाणिक संस्कृति पर कार्य करने वाले विद्वान, यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। टीसी शर्मा और एएच दानी। टीसी शर्मा के बारे में बताया, दावोजलिंग हैंडिंग का उत्खनन कराया था। और एएच दानी, हालांकि इनका काम लिपियों पर भी है, ब्राह्मी लिपि पर इनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और इन्होंने किताब भी लिखी थी इंडियन पैलियोग्राफी के नाम से। साथ ही साथ इन्होंने प्रीहिस्ट्री पर भी काम किया है। तो पूर्वी भारत में नौपाषाणिक संस्कृति पर कार्य करने वाले आपके सामने दो विद्वान हैं, टीसी शर्मा और एएच दानी, जिसमें अभी हमने आपको बताया टीसी शर्मा ने उत्खनन कराया दावोजलिंग हैंडिंग से, और यहां से किस प्रकार की कुल्हाड़ियां प्राप्त होती हैं? स्कंधित कुल्हाड़ियां प्राप्त होती हैं। अभी हमने चर्चा की पूर्वी भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की नौपाषाणिक संस्कृतियों का अध्ययन एच दानी महोदय ने किया था। दानी महोदय की लिपि पर तो पुस्तक हमने आपको बताई कि इंडियन पैलियोग्राफी है, लेकिन प्रीहिस्ट्री पर उनकी कौन सी किताब है यह भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान ले कि एच दानी ने नौपाषाणिक उपकरणों का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार का सबसे पहला वर्गीकरण एच दानी महोदय का ही है, और इनकी किताब देख लें, प्रीहिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से है। अभी आपने पूर्वोत्तर भारत में कार्य करने वाले नौपाषाणिक संस्कृति पर दो विद्वान टीसी शर्मा और एच दानी देखे। एक और भी नाम आता है जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। इसमें देखिए यूजीन सी बोरमन, जिन्होंने भारतीय नौपाषाण काल की कुल्हाड़ियों के प्रकार, निर्माण तकनीक पर सर्वप्रथम तथा विस्तृत अध्ययन करके वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हालांकि पहला वर्गीकरण इस प्रकार का एच दानी महोदय का था, लेकिन विस्तार से अध्ययन करने का काम न केवल कि उसका वर्गीकरण किया बल्कि उनके टेक्निक पर भी बात की यूजीन सी बोरमन ने, और इन्होंने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य किया था। तो तीन विद्वान हो गए, टीसी शर्मा, एच दानी और यूजीन सी बोरमन। ये मूलतः अमेरिका के प्रागैतिहासिकविद थे। यूसी बोरमन के परिणामों को अस्वीकार करने वाले विद्वान है वीडी कृष्णास्वामी, क्योंकि यूजीन सी बोरमन ने अपने निष्कर्ष रूप में कहा कि इस प्रकार की कुल्हाड़ियां पाषाण काल की नहीं बल्कि चाल्कोलिथिक पीरियड की हैं, और उन्हीं के इस परिणामों को अस्वीकार कर दिया आगे चल करके वीडी कृष्णास्वामी ने। और वीडी कृष्णास्वामी ने भारतीय नौपाषाण काल के प्रतिमान को 4 संस्कृतियों में विभाजित किया, ए बी सी डी करके। ये याद रखिएगा कि
भारतीय नवपाषाण काल के प्रतिमान को ABCD इन 4 संस्कृतियों में विभाजित करने का कार्य किसने किया था? BD कृष्णास्वामी ने किया था। और BD कृष्णास्वामी ने मार्टिमर व्हीलर के सहायक के रूप में कार्य भी किया था। अभी आगे आप पढ़ेंगे मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर को साउथ इंडिया में प्रकाश में लाने का श्रेय भी BD कृष्णास्वामी महोदय को ही है। अब हम बात करते हैं BK थापर की। पाकिस्तान के नवपाषाणिक संस्कृति को जोड़ते हुए, अभी हमने पाकिस्तान के नवपाषाणिक पुरा स्थलों की चर्चा की, मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, राना गुंडई। वैसे नवपाषाणिक संस्कृति को भारतीय नवपाषाण काल में जोड़ते हुए कुल 6 संस्कृतियों में विभाजित करने का काम BK थापर महोदय ने कराया था। हालांकि FR आल्चिन ने 1964 ईस्वी में भारतीय नवपाषाण काल को 5 भागों में बांटा था और उन्होंने पाकिस्तान के नवपाषाणिक संस्कृति को छोड़ दिया था। और उसी को संशोधित करते हुए 1975 ईस्वी में BK थापर महोदय ने भारतीय नवपाषाण काल को 6 भागों में बांट दिया। अब हम बात करते हैं M बर्किट महोदय की, जिन्होंने नवपाषाण काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं बतलाई हैं। कुल 4 विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। आपको पिछले वीडियो में नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं बतलाई गई थी। यहां पर M बर्किट महोदय के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू M बर्किट के। तो देखें, पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है मृदभांडों की का शुरुआत और चौथा है चमकदार उपकरण। अब देखिए, हमने आपको बताया कि कृषि और पशुपालन, इसका तो प्रारंभ आपको मध्यपाषाण काल से मिलता है। नवपाषाण काल तक आते आते जब कृषि खाद्यान्न उत्पादन में कन्वर्ट हो गया और पशुपालन जब व्यापक स्तर पर होने लगा, तब मानव ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव के अस्थायी जीवन शैली का प्रारंभ किस काल की विशेषता है? बताइए, नवपाषाण काल की। ठीक है। और अब हम जानेंगे, जितनी भी बातें हमने की, इसमें हमने कुछ भारत के ऐसे क्षेत्र थे जिनको नवपाषाण काल के अंतर्गत नहीं रखा था। आगे यहां से जोड़ करके हम लेकर के आपको चलते हैं कि क्यों हमने उसको छोड़ा। तो नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल, देखिए, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान, मालवा तथा उत्तरी दक्कन के क्षेत्र में अस्थायी जीवन शैली का प्रारंभ नवपाषाण काल से नहीं बल्कि ताम्रपाषाण काल से प्रारंभ होता है। जबकि हमने कहा कि अस्थायी जीवन शैली का प्रारंभ तो नवपाषाण काल से है, संपूर्ण भारत में दिखलाई पड़ता, लेकिन राजस्थान, मालवा और उत्तर दक्कन में इस प्रकार का प्रारंभ जो है ताम्रपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। उससे पहले जान लें कि ये जो क्षेत्र हैं, राजस्थान तो समझ गए, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश का निचला हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, और उत्तरी दक्कन कहने का मतलब गुजरात और आपका मध्य ये महाराष्ट्र का हिस्सा, ये जो पूरा एरिया है आपका, ये नवपाषाण काल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर नवपाषाणिक संस्कृति विद्यमान ही नहीं रही, बल्कि मध्यपाषाण काल के पश्चात यहाँ पर ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों ने जन्म लिया। और क्यों जन्म लिया, तो जान लीजिए कि मध्यपाषाण काल से ताम्रपाषाण काल के संक्रमण के पहली बार साक्ष्य हमें राजस्थान के बागौर नामक पूरा स्थल से प्राप्त होते हैं। बागौर, जिसकी चर्चा हमने मध्यपाषाण काल के अंतर्गत की थी, जहां पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं, वहीं मध्यपाषाण काल का जो दूसरा उपकाल है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, और वहां पे ताम्र के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, ताम्र के वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। और क्यों प्राप्त हुई हैं, क्योंकि राजस्थान तांबे की खान के लिए समृद्ध माना जाता है, तो वहां के लोगों ने प्रस्तर के साथ साथ धातु का भी प्रयोग प्रारंभ किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव इतिहास का वह कालखंड जब उसने प्रस्तर के साथ साथ धातु का प्रयोग प्रारंभ किया, तो वह काल ताम्रपाषाण काल कहलाता है। और ताम्रपाषाण काल कहने का तात्पर्य है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली ज्ञात धातु तांबा ही थी। और तांबा को प्रयोग क्यों किया पहली बार मानव ने, क्योंकि यह यूजीसी नेट में पूछ भी दिया गया था। देखिए, मानव ने सर्वप्रथम ताम्र धातु का प्रयोग किया क्योंकि यह एक विशुद्ध धातु थी, इसको परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं थी। तो भारत में विशुद्ध तांबे की खानें कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में। हालांकि बिहार से और मध्य प्रदेश से भी तांबे निकाले जाते हैं, लेकिन राजस्थान में विशुद्ध तांबे की खानें हैं। कहाँ? अरावली की पहाड़ियों में। और राजस्थान वाले अपने कान खड़े करके सुनते होंगे कि राजस्थान में तांबे की बहुलता है, खेतड़ी की खान से निकाला जाता है तांबा। भारतीय उपमहाद्वीप में तांबा गलाने का प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक पूरा स्थल से। और किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो पता लगेगा कि आप अपनी तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं। भारत में प्रथम नगरीकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ताम्र धातु ने निभाई थी, और फिर तांबे से मिला करके फिर कांसा बना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले भाग में जब हम बात करेंगे तो चालकोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाणिक काल की बात करेंगे। यदि यह मेहनत पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर बने रह के अन्य वीडियोस पा सकते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा। मिलते हैं